हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि हमने स्टार्ट की हुई है अपनी DSSB TGT नेचुरल साइंस की सीरीज। अप्लाइड जोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, उसके ऊपर डिस्कशन चलेगी। ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है जितने भी DSSB TGT नेचुरल साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, उसके अलावा जिनके भी सिलेबस में एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट है। दिस वीडियो इज वेरी 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 हेल्पफुल। इसके अलावा एक और वीडियो एनिमल हस्बेंड्री की जिसमें हमने काफ़ी सारे कैटल्स डिस्कस किए थे डायरी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, वो सारे आप दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। बाकी सारी अप्लाइड जोलॉजी कवर हो चुकी है, 2 ही टॉपिक्स रह गए इसके बाद, वो भी कमिंग 2 डेज में कवर कर दूंगी मैं। तो ये सारी की सारी आप देख लो, सारे के सारे थ्योरी प्लस MCQs कवर कराए गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना एनिमल हस्बेंड्री वाला, टाइम ना वेस्ट करते हुए। एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली फोकसिंग ऑन केयर, मैनेजमेंट एंड द ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स। इनमें क्या है, बेसिकली इम्प्रूव करना उनकी एफिशिएंसी को और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, हेल्थ के बारे में देखना और वेलबींग के, एनिमल्स की वेलबींग के बारे में देखना। जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्प्रूव करना क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, एज वेल एज इन्हांस करना जेनेटिक ट्रेट्स। कौन से मेथड से? थ्रू द सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसके अलावा हेल्थ को इम्प्रूव करना, डिसीज से कंट्रोल करना, ऑप्टिमाइजिंग फीडिंग एंड लिविंग कंडीशन टू इंक्रीज द आउटपुट, सो दैट आउटपुट हमें ज़्यादा मिले। जैसे मीट हो गया, मिल्क हो गया, एग्स हो गए, वूल हो गए, ये सारे आउटपुट ज़्यादा मिलने के लिए। अब हमने ऊपर देखा था सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग है क्या? सिलेक्टिव ब्रीडिंग को ही हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स द चूजिंग स्पेसिफिक एनिमल विद डिजायरेबल ट्रेट्स टू रिप्रोड्यूस। एनिमल्स चूज करते हैं जिनमें प्रॉपरली डिजायरेबल ट्रेट्स होते हैं, सो दैट आगे रिप्रोड्यूस करें वो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मिले। इस मेथड से क्या होता है, इन्हांस होते हैं एक तो ट्रेट्स सच एज हायर मिल्क प्रोडक्शन इन काउज। काउज में जो आने वाली जनरेशन है उनकी काउज में ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होती है। एग लेइंग कैपेसिटी चिकन्स में ज़्यादा होते हैं। एज वेल एज दिस प्रैक्टिस इज फंडामेंटल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, सो दैट हमें प्रॉपर डिजायर्ड आउटपुट्स मिले। उसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन मेथड की बात करें, कॉमन रिप्रोडक्शन मेथड में कौन कौन से आता है? एक तो नेचुरल मेटिंग। नेम्स याद रखने क्योंकि नेम ही आ सकते हैं रिप्रोडक्शन मेथड्स में। नेचुरल मेटिंग, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड क्लोनिंग, ये हमारे 3 मेथड हैं। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इसमें क्या होता है, कलेक्ट करते हैं स्पर्म्स को फ्रॉम द मेल एंड इंसेमिनेट अ फीमेल, ताकि बेटर कंट्रोल हो पाए जेनेटिक ट्रेट्स का। क्लोनिंग जो है वो लेस कॉमन है, बट ये रेप्लिकेट बना देती है जेनेटिकली सुपीरियर एनिमल्स के रेप्लिकेटिंग के लिए हम क्लोनिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। उसके अलावा मेन हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कॉमन मेथड है। उसके बाद आ जाओ मिक्स्ड फार्मिंग में। मिक्स्ड फार्मिंग भी क्या है, एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें डिफरेंट स्पीशीज इकट्ठी एक ही सिंगल फार्म में रेस की जाती है। इस प्रैक्टिस से क्या होते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होता है, जैसे फीडिंग, पेस्चर, और रिस्क रेट डिसीज के स्प्रेड होने का क्या होता है, कम होता है। बाकी इससे बेटर न्यूट्रिएंट साइकिल भी फार्म में चलता रहता है। अगर हम डिसीजेस की बात करें, जो सबसे ज़्यादा कॉमन डिसीज है दैट इज़ फुट एंड माउथ डिसीज। ये सबसे ज़्यादा वायरल डिसीज है जो इफेक्ट करती है एनिमल्स को, पर्टिकुलरली कैटल्स को। इससे फीवर होता है, ब्लिस्टर्स ऑन माउथ एंड फीट एंड लेमनेस। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए वैक्सीनेशन का यूज़ कर सकते हैं या क्वांटानाइन मेजर्स का यूज़ कर सकते हैं, सो दैट मैनेज कर सके डिसीज़ को प्रॉपरली। अगर हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एनिमल्स की। उसके अलावा यही हमारे क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है टिश्यूज़ में और नेसेसरी है हमारे मसल की डेवलपमेंट के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए। इसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट दैट यंग एनिमल्स ग्रो प्रॉपरली एंड मेंटेन द गुड हेल्थ। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि वो प्रॉपरली उनकी हेल्थ मेंटेन रहे और प्रॉपरली वो क्या करें, ग्रो करें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ रोटेशनल ग्रेजिंग। रोटेशनल ग्रेजिंग भी क्या है, एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जहाँ पे वेयर एनिमल्स आर मूव बिटवीन द डिफरेंट पैस्चर्स और ग्रेजिंग एरियाज टू प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग से बचने के लिए यूज़ की जाती है और वेजिटेशन रिकवरी के लिए मेथड सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा इससे सॉइल इरोजन डिक्रीज हो जाती है और सस्टेनेबल प्रोडक्शन रहती है। तो रोटेशनल ग्रेजिंग भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड है। अगर पोल्ट्री वैक्सीनेशन की बात करें,
इट इज़ द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ डिसीज प्रिवेंशन। वैक्सीनेशन जो है वो क्रिटिकल कंपोनेंट है। फाउल पॉक्स वैक्सीन कॉमन यूज़ की जाती है फॉर द अगेंस्ट फाउल पॉक्स, और ये वायरल डिसीज़ है। लेशंस ऑन द स्किन एंड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट पोल्ट्री हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है। बाकी ये पोल्ट्री फार्मिंग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम ये कवर कर लेंगे सारा का सारा। नेक्स्ट आ जाओ वूल प्रोड्यूसिंग शिप। वूल प्रोड्यूसिंग शिप में देखा जाए तो मैरिनो ब्रीड इज रिनाउंड फॉर द हाई क्वालिटी वूल। हाई क्वालिटी वूल के लिए कौन सी ब्रीड देखी जाती है? मेरिनो ब्रीड, जिसमें फाइन फाइबर्स हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसकी क्वालिटी भी वूल की अच्छी होती है, यील्डिंग भी अच्छी होती है और फाइबर लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। ये किस मेथड से मिलती है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग से ही मिलती है। नेक्स्ट आ जाओ क्यूलिंग। क्यूलिंग क्या है? ये प्रोसेस है एनिमल्स को रिमूव करना फ्रॉम द ब्रीडिंग पॉपुलेशन। रीज़न हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लो प्रोडक्टिविटी के कारण हो सकते हैं, अनडिजायरेबल ट्रेड्स हो सकते हैं, इस वजह से एनिमल्स को रिमूव करना उस पॉपुलेशन में। इससे क्या रहता है? हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है, प्रोडक्टिव हर्ड एंड फ्लोक बाय इंश्योरिंग दैट ओनली एनिमल विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर अलाउड टू प्रोड्यूस। सिर्फ वही प्रोड्यूस कर सकते जिनके पास क्या है? डिजायरेबल क्वांटिटी है, सो दैट क्वालिटीज है, डिजायरेबल ट्रेड्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो दैट आगे आने वाली जनरेशन से हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले। अगर न्यूट्रिशन एंड फीडिंग की बात करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और हेल्थ के लिए। बैलेंस डाइट दैट मीट द स्पेसिफिक नीड। ऐसी बैलेंस डाइट देनी चाहिए जो डिफरेंट स्टेजेस पे स्पीसीज के काम आए, ताकि इससे क्या हो? उनकी प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज किया जा सकते, परफॉर्मेंस देखी जा सके। नेक्स्ट अगर हम देखें हाउसिंग एंड इन्वायरमेंट में, ये इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेलफेयर ऑफ एनिमल्स के लिए। अप्रोप्रिएट हाउसिंग से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनिमल को हार्श कंडीशंस में भी, प्रॉपर उनको वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर उनको एडिक्वेट स्पेस दे सकते हैं, सो दैट वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट कर सके। अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो प्रोवाइड सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी। कैसे? सोर्सेज, फूड के सोर्सेज प्रोवाइड करके, रॉ मटेरियल देके, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज देके, तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी माना जाता है। प्रोडक्ट्स कैसे मिलते हैं हमें? जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग्स, वूल, लेदर, ये काफ़ी हाई डिमांड पे रहते हैं इंडस्ट्रीज़ में और ये हमें इनसे मिल सकते हैं। उसके अलावा डायरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री और टेक्सटाइल्स। इम्प्रूव्ड लाइफ स्टॉक लीड्स टू द इंक्रीज इनकम। जितनी ज़्यादा अच्छी लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज इनकम होगी फार्मर्स के लिए और रूरल की डेवलपमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। लास्ट बात करें तो क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स द मेटिंग एनिमल ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स। डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल्स मेट करते हैं, कंबाइन करते हैं ट्रेड्स को फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। ये मेथड लेड टू द हाइब्रिड विगर वेयर ऑफस्प्रिंग्स एग्जिबिट सुपीरियर क्वालिटीज। इस मेथड से सुपीरियर क्वालिटीज वाले ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस होते हैं। इससे ग्रोथ रेट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है, फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है और ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। अब ये टॉपिक हमने इसमें काफ़ी कुछ कवर कर लिया, क्या क्या एनिमल हस्बेंड्री में हम देखते हैं। इसके अलावा आ जाओ टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में अब टाइप्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आ गई डायरी फार्मिंग। डायरी फार्मिंग किस में बेसिकली फोकस करती है? कैटल्स, बफेलोज और अदर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, जो भी मिल्क के रिलेटेड मिल्क या डायरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनमें जो फार्मिंग, दैट इज डायरी फार्मिंग। और हमने इसके काफ़ी कैटल्स पिछली क्लास में कवर कर लिए थे, कौन कौन इस कैटेगरी में आता है। पोल्ट्री फार्मिंग आती है। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या है? चिकन्स, डक्स, टर्कीज और अदर बर्ड्स जो हमें मीट और एग की प्रोडक्शन देते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट में जो फार्मिंग है दैट इज पोल्ट्री फार्मिंग। शीप एंड गोट फार्मिंग में बेसिकली किस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है? मीट की प्रोडक्शन, वूल की और मिल्क की, ये तीन प्रोडक्शन ही ओनली देखी जाती हैं इसमें। स्वाइन फार्मिंग में पिग्स की रेजिंग होना ताकि हमें मीट की प्रोडक्शन मिले थ्रू पिग्स, वो वाली फार्मिंग क्या है? हमारी स्वाइन फार्मिंग। लास्ट वन इज एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर नेम से पता लग रहा है, एक्वा दैट मीन्स फिश, कल्टीवेशन ऑफ फिश, क्रस्टिकेन्स, मोलस्कस एंड एक्वाटिक प्लांट्स, जिससे हमें फ्रूट और अदर प्रोडक्ट्स की मतलब अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसके बाद कुछ चैलेंजेस हैं एनिमल हस्बेंड्री में, वो चैलेंजेस देख लेते हैं। सबसे पहला है डिसीज आउटब्रेक। डिसीज़ को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंज माना जाता है, क्योंकि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है एनिमल्स के फार्म्स में तो रिस्क फैक्टर उतने ही डिसीजेज़ के बढ़ जाते हैं, तो ये एक मेजर चैलेंज माना जाता है एनिमल हस्बेंड्री में। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज होता है तो उनकी फीडिंग, उनके वाटर कैपेसिटी,
स्ट्रेस वगैरह बढ़ जाता है, डिसीजेज ज़्यादा होने लग जाते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर हम एथिकल कंसर्न्स की बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो द ग्रोइंग कंसर्न ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पर्टिकुलरली इंटेंस फार्मिंग सिस्टम्स। मतलब इसमें फार्मिंग सिस्टम्स की बात की जाती है कि कैसे हमने ब्रीड को रिप्रोड्यूस करना है, मतलब कैसे यूज़ करना है, कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। लास्ट इज इकोनॉमिक वैल्यूएबिलिटी। प्राइजेज में फ्लक्चुएशन रहते हैं, मार्केट प्राइस में, फीड कॉस्ट में फ्लक्चुएशन रहते हैं। इसकी वजह से एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं, तो उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती जितनी हमें लगती है कि हाँ इतना प्रॉफिट मिलेगा, उससे बहुत कम रह जाता है, जिसकी वजह से कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है और होता है कि नहीं क्या फ़ायदा करने का भी जब हमें कुछ बच ही नहीं रहा। ठीक है, होप आपको एनिमल हस्बेंड्री वाला सारा का सारा पार्ट कवर हो गया होगा। मेन तो यही जो पहले हमने 14 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, सबसे मेजर पॉइंट्स तो यही हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा नेम्स पूछ लेते हैं कैटल्स वगैरह के, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए। जितने पूछने वाले हैं सारे के सारे हमने कवर कर लिए। डिसीज़ आपने फुट एंड माउथ डिसीज़ याद रखनी है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा तो हमने सारा पॉइंट ऑलमोस्ट सारे देख लिए। टाइप्स देख लेना। अब क्वेश्चंस करते हैं सो दैट हमें पता लग जाए हमारी तैयारी कितना टॉपिक हमें समझ आ गया। सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है एनिमल हस्बेंड्री का? कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की तो बात ही नहीं होती है, ना ही वाइल्ड लाइफ की बात होती है। ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर द फार्म एनिमल्स, यस हमने ये देखा ना, केयरिंग देखी थी सबसे पहले, केयरिंग एंड ब्रीडिंग फॉर द फार्म एनिमल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ जाओ, विच ब्रीड इज नोन फॉर द हाई मिल्क प्रोडक्शन। हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सी ब्रीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैटल्स में? ये हमने सारे के सारे कैटल्स पिछली क्लास में कवर किए हैं, प्लीज़ वो लास्ट क्लास भी देख लेना क्योंकि वो भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास है। उसको ऊपर से देख लेना, बट देख लेना। एंगस हमने नहीं पढ़ा, जर्सी हमने पढ़ा था कैटल में हाई प्रोडक्शन के लिए, मिल्क की हाई प्रोडक्शन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्सी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एनिमल्स विद द डिजायरेबल ट्रेट्स टू रिप्रोड्यूस करने के लिए डिजायरेबल ट्रेट से कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा माना जाता है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का कौन सा बेनिफिट नहीं है? फूड प्रोडक्शन की इंक्रीमेंट, ये बेनिफिट है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इन्हांस जेनेटिक डाइवर्सिटी, ऑब्वियसली जेनेटिक डाइवर्सिटी को इन्हांस करना ये भी एक बेनिफिट है। इम्प्रूव्ड एनिमल वेलफेयर को इम्प्रूव भी किया जा सकता है। और डिक्रीज एग्रीकल्चर एफिशिएंसी ये नहीं है, इंक्रीज है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज द मेथड यूज्ड इन द एनिमल हस्बेंड्री टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को हमने देखा था क्रॉस ब्रीडिंग का यूज करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच इज द प्राइमरी कंसर्न इन द फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड में कौन सा सबसे ज्यादा प्राइमरी कंसर्न माना जाता है? रिड्यूस होना, जेनेटिक डाइवर्सिटी, नहीं ये तो अभी हमने देखा था। इंक्रीज होना, इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ डिसीज, स्प्रेड तो होना ही नहीं चाहिए, डिसीजेस का स्प्रेड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रमोट सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, यस हम प्रमोट करते हैं कि जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है वो क्या रहे? सस्टेनेबल रहे। सो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन डिसीज इन कैटल्स एंड दैट इफेक्ट मिल्क प्रोडक्शन। हमने अभी देखी थी कौन सी कॉमन डिसीज है जो इफेक्ट करती है मिल्क प्रोडक्शन को, दैट इज फुट एंड माउथ डिसीज। होप आपको आज का लेक्चर एनिमल हस्बेंड्री क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। बाकी अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सो दैट ज़्यादातर सभी लोगों के पास ये वीडियो जाए, जितने भी ये वीडियोस देखना चाहते हैं, जो भी DSSB की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लो सो दैट जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए और साथ के साथ ही आप अपनी तैयारी खींच दो। मैं क्या कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ सो दैट आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। बाकी आप तैयारी करते रहो, जो प्रॉब्लम आए वो आप मैसेज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।